नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज़। स्वागत है आपका उत्तराखंड के खास बुलेटिन में। देहरादून के वसंत विहार इलाके में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है और ये रैकेट सोशल साइट के माध्यम से चलाया जा रहा था। पुलिस ने यहां से 2 महिलाओं समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और सीओ सिटी शेखर सोयाल ने बताया कि नर्मदा एनक्लेव जीएमएस रोड पर देह व्यापार चलाए जाने की जानकारी मिली थी और बताया गया था कि इसकी बुकिंग मैसेंजर ऐप और सोशल साइट के माध्यम से की जाती है और इस पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और वसंत विहार पुलिस ने एक मकान पर छापा मारा और यहां व्यक्ति और उसकी पत्नी बाहर के कमरे में और अंदर के कमरे में एक महिला और एक पुरुष आपत्तिजनक हालात में पाए गए और पूछताछ करने पर पता चला कि पति और पत्नी ने ये मकान 6 महीने पहले किराए पर लिया था। उसकी पत्नी के दिल्ली, गाजियाबाद और कई स्थानों पर कुछ महिलाओं से संपर्क है जो देह व्यापार के धंधे में शामिल है और उनसे फ़ोन पर संपर्क कर वो इस किराए के कमरे में बुलाती है और व्यक्ति उनसे संपर्क कर उनका घर तक आ जाते हैं और गाजियाबाद में आने वाली लड़कियों को ग्राहकों से मिलने वाले पैसों को 50% दिया जाता है। और हाल ही में उन्होंने दिल्ली की एक युवती को बुलाया था। इसकी जानकारी इनके एक पुराने ग्राहक को मिली और वो रैकेट चलाने वाले व्यक्ति के कहने पर नर्मदा एनक्लेव स्थित उस मकान में चला गया और इस ग्राहक को महिला के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया गया। और वहीं मुख्य आरोपी मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, जिसके बाद पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। और वहीं हरिद्वार में मातृ सदन के ब्रह्मचारी संत आत्मबोधानंद 6 मांगों को लेकर आज बुधवार से अनशन शुरू करेंगे और ये अनशन 10 अगस्त से शुरू होना था, लेकिन इसे एक हफ्ते आगे बढ़ा दिया गया था। मंगलवार को मातृ सदन में पत्रकार वार्ता में परमाध्यक्ष स्वामी शिवानंद सरस्वती ने आत्मबोधन के अनशन शुरू करने की जानकारी दी थी और उन्होंने कहा कि 2011 में स्वामी निगमानंद की हत्या मामले की आगे जांच के लिए उच्च स्तरीय बैठक और उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर ये अनशन है और उच्च न्यायालय के एक वर्तमान में न्यायाधीश के नेतृत्व में विशेष जांच दल का गठन हो और जिला न्यायालय हरिद्वार में मातृ सदन के जितने भी मुकदमे लंबित हैं उन पर एक विशेष पैनल बनाकर तत्काल सुनवाई हो और गंगा को लेकर 9 अक्टूबर 2018, 1 अक्टूबर 2019, 2 सितंबर 2020 और 1 अप्रैल 2021 को सरकार की ओर से दिए गए आश्वासन पत्रों और जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया की ओर से राज्यसभा में 31 जुलाई 2019 को मातृ सदन को दिए गए सारे आश्वासन को प्रशासन तत्काल लागू करे। सेना से सेवानिवृत्त होने वाले कर्नल अजय कोटियाल सीएम पद के उम्मीदवार घोषित होने के भावुक नजर हो गए और वहीं उन्होंने सेना के अनुभवों के साथ भविष्य की राजनीति की मंशा सबके सामने रखी। कर्नल कोटियाल ने कहा कि आज मेरे लिए ये गर्व और सम्मान का दिन है। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री उन्हें ये जिम्मेदारी दे के गए और वहीं आपको बता दें तो और इन्होंने आगे कहा तो मेरे लिए काम आसान नहीं है और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने बहुत बड़े चैलेंज देखे हैं और फौज में फ्रंट लाइन में जाकर दुश्मनों के छक्के छुड़ाए। यहाँ की फ्रंट लाइन है राजनीति फील्ड और वहीं मैं कोई नेता नहीं और ना ही कोई ऐसे राजनीति जानता हूँ। और जब सरकार ने 2014 मार्च से हमें केदारनाथ पुनर्निर्माण का काम दिया था तब महिला शक्ति ने अपने बच्चों को बोला था कि अगर ये कर्नल केदारनाथ जाना चाहता है तो तुम क्यों नहीं। यूथ फाउंडेशन के बारे में उन्होंने कहा कि शुरू में उन्होंने केवल अपने जेब खर्चे से एक छोटी सी शुरुआत की थी, लेकिन देखते ही देखते ये यूथ फाउंडेशन बन गया और धीरे धीरे युवाओं ने इसे आगे बढ़ा दिया है। हरिद्वार में ट्रेजरी वार्ड में तैनात सिपाही ने गोली मारकर आत्महत्या कर लिया। सूचना मिलने पर एसएसपी समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है और वहीं जानकारी के मुताबिक रोशनाबाद कोषागार के डबल लॉक के सुरक्षा गार्ड में तैनात सिपाही सुनील कुमार ने सरकारी राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर लिया और सूचना पर एसएसपी समेत आला अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना भी किया
और इस दौरान पुलिस अधिकारी के मुताबिक सिपाही के बेटे का कुछ समय पहले एक्सीडेंट हुआ था और घर से भी तनाव चल रहा था। और वहीं एसएसपी कृष्णराज एस के मुताबिक सिपाही सुनील कलेक्टर के ट्रेजरी गार्ड में तैनात था और बुधवार की सुबह उसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। और सूचना मिलते ही एसएसपी सेंथिल अबुधाई कृष्णराज, एसएसपी सिटी कमलेश उपाध्याय और सीओ सदर डॉक्टर विशाखा अशोक बधाने समेत अन्य पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और इसके बाद ट्रेजरी गार्ड में हुए इसकी जांच की जुटे। और वहीं मौके पर पहुंचने के बाद और ट्रेजरी गार्ड में दस्तावेजों की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। और वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार मंगलवार को उत्तराखंड में 19,597 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हरिद्वार और टिहरी जिले में एक भी संक्रमित मरीज सामने नहीं आया और वहीं अल्मोड़ा और उत्तरकाशी में 3-3, बागेश्वर में 7, चमोली और देहरादून में 4-4 और वहीं चंपावत की बात करें और चंपावत, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और उधम सिंह नगर में 2-2, नैनीताल और पिथौरागढ़ में 1-1 संक्रमित मरीज सामने आए। और वहीं राज्य में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,42,637 हो गई है और इनमें से 3,28,885 लोग ठीक भी हो चुके हैं। राज्य में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,373 लोगों की जान जा चुकी है। और वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून समेत पहाड़ से लेकर मैदान तक अगले 72 घंटे तक हल्की से भारी बारिश के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बुधवार को जहां नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर में हल्की से लेकर भारी तेज बारिश की संभावना है और वहीं गुरुवार को नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, पौड़ी और देहरादून समेत कई जिलों में हल्की से भारी बारिश की संभावना मौसम वैज्ञानिकों ने जताई है। और राज्य के ज़्यादातर जिलों में हल्की से भारी बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। और वहीं मौसम विभाग की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के कुमाऊं क्षेत्र के कई जिलों में बारिश के साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई। जहां तक राजधानी देहरादून का सवाल है तो आज राजधानी दून से लेकर देहात तक तेज गर्जना के साथ हल्की बारिश की संभावना मौसम वैज्ञानिकों ने जताई है। और वहीं मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2.5 महीने के अंदर पूरे राज्य में 772 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 3% कम है। और वहीं मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक बागेश्वर, चमोली और अल्मोड़ा तीनों ऐसे जिले हैं जहां सामान्य से अधिक बारिश हुई, जबकि देहरादून समेत राज्य के बाकी जिलों में सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। पीएम ने यह भी कहा कि वासुकीताल क्षेत्र के साथ ही आसपास के क्षेत्रों को नए लोकेशन के रूप में विकसित किया जाए। और पीएम ने आगे कहा कि स्थानीय जनभावना के अनुरूप ईशानेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण, आस्था चौक पर ओंकार की प्रतिमा स्थापित करें और शंकराचार्य समाधि और शिव उद्यान के डिजाइन में जन भावनाओं के अनुरूप संशोधन किया जाए। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारपुरी में फेज 2 के 113.92 करोड़ के प्रोजेक्ट के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री से समय दिए जाने का अनुरोध भी किया है। और सीएम ने आगे बताया कि बद्रीनाथ को स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन के रूप में विकसित करने के लिए पहले चरण के 245 करोड़ की योजनाओं के कार्यों को शुरू करने के लिए 22 राजकीय भवनों को अनियंत्रित स्थानांतरित करने का निर्णय राज्य की कैबिनेट द्वारा लिया जा चुका है। और वहीं मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि केदारनाथ पुनर्निर्माण के प्रथम चरण के कार्य पूरे हो चुके हैं।
और वहीं रुद्रपुर में टांडा से 5 किलोमीटर आगे आगरा फोर्ट से चलकर रामनगर जा रही ट्रेन की चपेट में आकर नर हाथी की दर्दनाक मौत हो गई और वहीं नर हाथी के साथ बच्चे की भी मौत की सूचना है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इस घटना के बाद ट्रेन के यात्रियों को वापस शेडकुल हाल से रामनगर काशीपुर गुलेर बोझ के लिए बस से भेजा गया है। घटना से गुस्साए हाथियों ने रेल ट्रैक घेर कर ट्रेनों को आगे नहीं बढ़ने दिया और घटना के बाद मौके पर वन विभाग की टीम पहुंचकर हाथियों को शांत होने का इंतजार कर रही है। और वहीं घटना के बाद काशीपुर से कासगंज आने वाली ट्रेन भी वापस गुलेर बोझ से काशीपुर को भेज दी गई और यह घटना सिडकुल रेलवे हाट से करीब 500 मीटर घनघोर जंगल में हुई है, जहां पर मोबाइल सिग्नल भी नहीं आ रहे और घटना के बाद वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। रेलवे और वन विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर भिवंडार गांव के समीप हेमगंगा पर 135 मीटर लंबा स्टील गार्डर पुल बनाकर तैयार हो गया है। यह क्षेत्र में सबसे लंबा गार्डर पुल है। इससे हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी की राह अब कुछ आसान हो गई है। इस पुल पर 20.73 करोड़ की लागत आई है और साल 2013 की जल प्रलय के दौरान हेमगंगा में बाढ़ आने से यहां बना पुल बह गया था और इससे हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी जाने वाले तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को भारी परेशानी हो रही थी। और वहीं हेमकुंड साहिब तक पहुंचने के लिए तीर्थयात्री गोविंद घाट से पुलना गांव तक 3 किलोमीटर वाहन से और यहां से 16 किलोमीटर तक पैदल चढ़ाई पार करने के बाद हेमकुंड साहिब पहुंचते थे। पैदल ट्रैक फूलों की घाटी के लिए भी जाता है और गोविंद घाट से 13 किलोमीटर की पैदल दूरी पर स्थित गंगारिया से एक रास्ता फूलों की घाटी के लिए जाता है। और वहीं हेमकुंड साहिब तक तीर्थ यात्रियों की राह को आसान करने के लिए शासन ने साल 2017 में गांगरिया से हेमकुंड साहिब 6 किलोमीटर तक रोपवे के निर्माण की योजना बनाई थी और साल 2020 में इसके लिए टेंडर भी आमंत्रित किए गए, लेकिन इन 3.5 साल में ये काम आगे नहीं बढ़ पाया है। और गोविंद घाट गुरुद्वारे के वरिष्ठ प्रबंधक सरदार सेवा सिंह का कहना है कि कई असहाय तीर्थयात्री गोविंद घाट से गांगरिया तक हेलीकॉप्टर से पहुंचाए जाते हैं, लेकिन यहां से हेमकुंड साहिब तक घोड़े या पैदल जाने में असमर्थता जताते हैं। उन्होंने शासन से जल्द ही निर्माण में तेजी लाने की भी मांग की है।